तो उसमें बेसिकली हम क्या करते थे, एक पार्ट ज्यूम करते थे। किस चीज़ का पार्ट लेते थे हम, मतलब आपके पास कोई भी एक पोर्शन है जहाँ से आपकी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो आपने उसका एक डेल्टा एक्स थिकनेस का पार्ट जो है उसको ज्यूम किया था, और ज्यूम करने के बाद आपने उसके ऊपर सारी की सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म की थी। अगर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँ, और वो जो हमारे पास पार्ट था वो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास इस तरह का पार्ट था, जिसके अंदर आपके पास इस तरह का पार्ट था जिसकी थिकनेस जो थी वो डेल्टा एक्स थी, और उसमें से लेफ्ट साइड से हीट जो है क्यू एक्स इन हो रही थी, और क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स उसमें आउट हो रही थी। डेल्टा एक्स उसकी थिकनेस की वजह से उसमें चेंज आ रहा था, जितना भी हीट ट्रांसफर आ रहा था। और अगर आपके पास कोई जनरेशन का सोर्स इसके अंदर हो जहाँ पे हीट जनरेट हो रही थी, तो हीट जनरेशन का आपके पास क्या होता था, ई जी जो है वो आप उसमें शो कर देते थे। जब हमने इसकी बेसिक इक्वेशन लिखी थी जिसको आप एनर्जी बैलेंस कहते हैं, energy balance is basically related to what rate of heat conduction at x minus rate of heat conduction at x plus delta x plus rate of heat generation. If there is any heat generation involved, that would be treated on the left side of your equation. And जब आप इन सारी चीज़ों को सम अप कर लेते थे, तो आपके पास राइट साइड पे क्या बनता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द कंटेंट ऑफ द एलिमेंट। तो जो कंटेंट ऑफ द एलिमेंट है उसकी जो चेंज है एनर्जी की, वो आपके पास आ जाती थी राइट साइड के ऊपर। इसी को आप फर्दर जो सिंप्लीफाई करते गए थे और डिफरेंट रिलेशंस पे लिखते गए थे, तो आपके पास नेट इक्वेशन जो बनती थी उसके पास हमारे पास आता था करली क्यू डॉट ओवर करली एक्स दैट इज इक्वल टू करली ओवर करली एक्स ऑफ माइनस के ए करली टी ओवर करली एक्स, जिसमें डिफरेंट पैरामीटर्स थे। और वो पैरामीटर्स आपके पास कुछ टाइम डिपेंडेंट पैरामीटर्स आपके पास आ रहे होते थे, और कुछ आपके पास क्या आ रहे होते थे, जो पोजीशन डिपेंडेंट आ रहे होते थे। अगर टाइम के लिहाज से आपके पास कोई चीज़ कांस्टेंट रह रही है तो उसको आप क्या कहते हैं, वो आपके पास बनती है जी, अगर टाइम के लिहाज से चीज़ वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट रह रही, तो वो आपके पास स्टेडी स्टेट का केस कहलाता है। और अगर आपके पास जनरेशन जीरो होती थी, तो हमने वेरिएबल कंडक्टिविटी और कांस्टेंट कंडक्टिविटी को जब हमने देखा था, तो वेरिएबल कंडक्टिविटी को अगर ज्यूम करते हैं तो ये जो करली अगर करली एक्स है इसको आप खत्म नहीं कर सकते, के को बाहर नहीं लेके आ सकते। लेकिन अगर आप कांस्टेंट की बात करते हैं, के को बाहर लेके आके हमने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था दोनों तरफ। तो जब आप डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके पास अल्फा बन जाता है। अल्फा इज बेसिकली वन ओवर अल्फा बनता है, सॉरी, वन ओवर अल्फा आपके पास जो है वो आपके पास एमिटेंस और वो जो दूसरा पैरामीटर होता था एब्जॉर्प्शन का, मेरे ख्याल में वो आपके पास आ जाता है अल्फा के टर्म्स में। ठीक है जी, तो ये सिंप्लीफाई किया हमने, इसके तीन केसेस को डिस्कस किया था, जिसमें अगर स्टेडी रेट है यानी करली अगर करली टी इज इक्वल टू जीरो, तो राइट साइड आपकी इक्वेशन की जीरो हो जाती थी। और अगर आपके पास ट्रांजिएंट होता था, नो हीट जनरेशन हो रही होती थी, ट्रांजिएंट केस है लेकिन नो हीट जनरेशन है, तो हीट जनरेशन वाला खत्म हो जाता है, ट्रांजिएंट वाला केस आगे बाद। अब अगर आपके पास स्टेडी स्टेट भी हो, नो हीट जनरेशन भी हो, तो आपके पास इस सारे का सारा डेल्टा टी स्क्वायर सॉरी डी स्क्वायर टी सॉरी डी स्क्वायर टी ओवर डी एक्स स्क्वायर जो है ये आपके पास जीरो हो जाता है। ये तीन पॉसिबिलिटीज आ गई जनरल वन डायमेंशनल इक्वेशन की। आपने फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये उसके पास ये इक्वेशन आ जाती है आपके पास। और इसको जब आप फर्दर डिस्कस करते हैं तो फर्दर डिस्कशन इसके आपको ये बताती है कि आपके पास जो केसेस बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी इक्वेशन जो है वो मोल्ड हो सकती है। ये था केस रेक्टेंगुलर का। इसमें से अगर किसी को कोई पॉइंट भी ऐसा है जो क्लियर नहीं है तो आप पूछ लें। इसके बाद हम चलते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ। इसमें भी बेसिक इक्वेशन वही है, वहाँ पे x था, यहाँ पे r है। मैंने आपको बताया था इसमें तीन वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से वेरिएबल होते हैं आपके पास, r होता है, थीटा होता है और h होता है। इस केस में आपके पास चूंकि ये लेटा हुआ सिलेंडर है, हॉरिजॉन्टली मतलब प्लेस्ड सिलेंडर है, तो इसमें आपके पास ये लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ सिलेंडर दैट इज बेसिकली हाइट इन केस ऑफ योर अपवर्ड सिलेंडर। जो खड़ा हुआ सिलेंडर होता है उसमें आपके पास क्या होता है, वो हाइट ज्यूम कर रहे होते हैं, इस केस में आप उसको लेंथ ले लेते हैं। दूसरा जो पैरामीटर चेंज हो रहा होता है दैट इज आर। आर आपका वेरिएबल होता है। आर आपके पास किस पॉइंट के ऊपर आप लाई कर रहे हैं वो आर की वेरिएशन आपको बता रही होती है, या थीटा की वेरिएशन आपको बता रही होती है। इस केस में हम थीटा को डिस्कस नहीं कर रहे, हमने एक लाइन ली जो आर के अलाउंग है,
तो आपका एक एक्सेस आ गया ये वाला जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और आर की तरफ इंक्लाइंड है, यानी इसके इस एक्सेस के ऊपर आपका आर वेरिएबल है, आर वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू द रेडियस ऑफ योर आउटर बाउंड्री ऑफ सिलेंडर, जितना भी रेडियस हो वहां तक आपके पास आर वेरिएबल है। इसका हमने एक पोर्शन एज्यूम किया, अंदर ये एक रिंग एज्यूम किया जिसके स्टार्ट के ऊपर आपके पास रेडियस की वैल्यू आर है, और उसका जो दूसरा पॉइंट है उसमें आपके पास चेंज आता है रेडियस में डेल्टा आर का। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास आर, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी आर प्लस डेल्टा आर, जितना भी चेंज आया वो आपके पास इसमें प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास एक सॉर्ट ऑफ रिंग आ गया जिसके दो आपके पास रेडियस आ गया, इनर रेडियस इज बेसिकली इक्वल टू आर एंड आउटर रेडियस इज बेसिकली इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर, एंड द थिकनेस ऑफ रिंग वुड बी इक्वल टू डेल्टा आर। ठीक है जी। इसी के अंदर हमने कहा कि एक जनरेशन हो रही है, जनरेशन का एक रेट है जिसको आपने ई जी डॉट के साथ या ई जनरेशन डॉट के साथ आपने इसको शो कर दिया। हीट का जो फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, अलोंग द आर एक्सेस ही हम उसको जो है वो ले रहे हैं, और आपका क्यू आर हीट का जो रेट है, जो आपका जहाँ से आपका रिंग स्टार्ट होता है वहाँ पे हीट का ट्रांसफर रेट जो है वो आपके पास है सबस्क्रिप्ट आर। और जब आप उसको आउटर यानी रिंग की आउटर साइड को डिस्कस करेंगे तो वहां पे वो चेंज हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर। तो ये बेसिक वही है जो आपके पास हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस किया था, और यही सेम चीज हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में डिस्कस की। इसमें अगर आप इसकी इक्वेशन देखें तो क्यू आर डैश सॉरी डॉट माइनस क्यू आर प्लस डेल्टा आर आ जाएगा, और इसमें आपके पास दूसरी चीज पैरामीटर क्या ऐड हो रहा होता है, वो आपके पास ऐड हो रहा था जनरेशन का। तो जनरेशन का ई जी आ जाएगा, जो भी उसके अंदर एलिमेंट होगा उसकी जो जनरेशन होगी वो आ जाएगी। राइट साइड पे आपके पास क्या होता है, उस एलिमेंट की चेंज होती है एनर्जी की जितनी भी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट आप सारी चीज़ें रेट में ले रहे हैं तो इसलिए हमने इसको डेल्टा टी से डिवाइड किया था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि डेल्टा टी राइट साइड पे इसलिए आया क्योंकि हम सारी चीज़ें जो है वो रेट की टर्म्स में ले रहे हैं, तो इसलिए हमने डेल्टा ई ऑफ दैट इज बेसिकली द एनर्जी ऑफ योर एलिमेंट, उसको हमने क्या किया टाइम से डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, डेल्टा ई ऑफ एलिमेंट को सेम उसी तरह से हमने निकाला जो आ गया आपके पास रो सी ए डेल्टा आर। ठीक है जी, वहां पे डेल्टा एक्स था। जी बताइएगा 46 आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सर इसके अंदर हम डेल्टा ई के ऊपर भी डॉट लगा सकते हैं डेल्टा टी को ख़त्म करके? डेल्टा ई बेसिकली इसके ऊपर आप डॉट नहीं लगा सकते, उसकी रीजन ये है वो असल में रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी कंटेंट ऑफ द एलिमेंट, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बेसिकली आप मेजर कर रहे हैं। समझ रहे हैं यस। मतलब जैसे आप पावर प्रोवाइड कर रहे होते हैं यस ना, सर। पावर के ऊपर आप डॉट लगा सकते हैं, लेकिन यस सर। इसके ऊपर आप डॉट नहीं लगा रहे, इसलिए नहीं लगा सकते कि इसको आप मेजर कर रहे हैं। ये बेसिकली आपकी डिजायर है, उस एलिमेंट की यस सर। एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, इसलिए इसको आप सप्लाई नहीं कर रहे। जो चीजें आप सप्लाई कर रहे होते हैं ठीक है उनको सर। आप डॉट के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। यस सर। ओके। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जिसमें हमारे पास डेल्टा टी इसमें आपने इधर लिख लिया। अब एम सी आपके पास ऐसे ही आ जाता है, और अंदर क्या होता है, सॉरी अंदर होता है आपके पास टेम्परेचर का डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस ऐसे लिखेंगे। एम सी को रीअरेंज किया और इस वक्त हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा उसमें आपके पास एक तो आर होगा, दूसरा आपके पास क्या होगा जी, आपके पास एरिया होगा ए, जो इंसिडेंट एरिया आपके पास आ रहा है। तो वहां पे डेल्टा एक्स आता था, यहाँ पे डेल्टा आर है, सिर्फ चेंज ये है। जनरेशन की बात करें तो जनरेशन चूंकि वॉल्यूमेट्रिक क्वांटिटी में कन्वर्ट होती है, ई जो छोटे वाला होता है, तो वॉल्यूम की टर्म में अगर लिखेंगे तो ए डेल्टा आर आप इसके साथ भी लिख देंगे। जो आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम स्पेसिफिक आपके पास जनरेशन आ रही है, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट पर यूनिट वॉल्यूम जो आ रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए डेल्टा आर के साथ, दैट इज बेसिकली योर वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट और एलिमेंट दैट इज कंसिडर्ड हियर for the analysis of for energy analysis, energy balance analysis। ठीक है जी, तो ये हमने इक्वेशन लिखी। अब ये इक्वेशन आपकी रीमोडिफाई अगर आप इसको करें तो क्यू आर डैट क्यू आर डॉट माइनस क्यू आर प्लस डेल्टा आर डॉट प्लस ई स्मॉल ई डॉट जनरेशन डेल्टा ए डेल्टा आर दैट इज इक्वल टू रो ए डेल्टा आर
और आपके पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी के ऊपर और टेम्परेचर टी पॉइंट के ऊपर, और डेल्टा टी यही है जो ऊपर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ये आपके पास बन गई इक्वेशन। अब आपने इसको किया है सिर्फ रीअरेंज। जब आप इसको रीअरेंज करते हैं तो ए डेल्टा आर के साथ आपने सारी इक्वेशन को डिवाइड किया, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, और इसके आपके पास क्या आ जाएगा, ये सबस्क्रिप्ट में आपके पास, सॉरी सबस्क्रिप्ट क्या ना, आपके पास जो डिवीजन हो रही होगी वो आपके पास ए डेल्टा आर के पास आ जाएगी। ठीक है जी। फर्दर अगर आप इसकी लिमिट लेते हैं डेल्टा आर अप्रोचेस टू जीरो, और राइट साइड पे लिमिट क्या आ जाएगी, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल्टा आर अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो ये कर लिया आपके पास बन जाएगा कर लिया और कर लिया आर इनटू व्हाट, के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा आर प्लस जनरेशन ऑफ योर हीट। ये आपने क्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये आपके पास कंडक्शन हो रही थी, तो कंडक्शन की इक्वेशन में आपने सिर्फ क्यू को कन्वर्ट कर दिया। कर रही है और कर लिया, और क्यों आया वो इसलिए आया कि आपने इसको लिमिट जब पुट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो ये आपके पास डेरिवेटिव बन जाएगा। कर ली इसलिए आया कि दो पैरामीटर आपके पास वेरिएबल आ रहे थे। लेफ्ट साइड पे आपके पास वेरिएबल आ रहा था आर जो कि पोजीशन वेक्टर है, और राइट साइड के ऊपर आपके पास टाइम आ रहा था जो कि टाइम वेरिएबल है या आपके पास टाइम वेक्टर है। तो राइट साइड पे आपके पास इक्वेशन बन जाती है रो सी करली टी ओवर करली कैपिटल टी ओवर करली स्मॉल टी। लेफ्ट साइड पे आपके पास इक्वेशन ये बन जाती है। यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो काइंडली आप पूछ लें। प्रोसेस वही है, सारे पैरा स्टेप्स वही हैं जो आपने कंडक्शन के लिए किए हैं। तो अगर आपने कंडक्शन की डेरिवेशन हाथ से लिखी होगी तो आपको इसको करने में बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। सिर्फ इसमें क्या हुआ है कि एक्स की जगह पे आर ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको किसी भी चीज़, किसी भी पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए जो आपको पैरामीटर चाहिए होते हैं वो आर होता है, उसका एंगल होता है जिसको आप थीटा कह लें, फाई कह लें, या जो भी कह लें, और आपके पास उसकी लेंथ होती है या हाइट होती है। इस केस में चूंकि ये आपके पास हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड सिलेंडर है तो आपके पास एल आर है, अगर वर्टिकली प्लेस्ड हो तो उसमें एच आर है। सिर्फ आपका आर रिप्लेस हुआ है डेल्टा एक्स के साथ। ठीक है जी। बाकी इसकी अगर बात करें तो हमारे पास ये आ गया। इस चीज़ को अगर फर्दर आप लेके चलते हैं दोबारा वेरिएबल कंडक्टिविटी के केस में तो आपका के अंदर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और अगर आपके पास के कांस्टेंट हो तो वो बाहर आ जाएगा और डिवाइड कर सकते हैं आप, तो अल्फा की टर्म्स में आ जाता है आपके पास। बाकी तीन केसेस वही हैं। स्टेडी स्टेट के केस में करली अगर करली टी इज इक्वल टू जीरो, ट्रांजिएंट और हीट नो हीट जनरेशन में ट्रांजिएंट यानी वो होता है जिसमें स्टेडी स्टेट ना हो, तो आपके पास ये राइट साइड जीरो नहीं होगी, और यहाँ पे जनरेशन आपने जीरो कर दी तो ये पैरामीटर आपका जीरो को अप्रोच करेगा। ये वाला जो यहाँ पे जो है वो आपके पास अप्रोच जीरो को कर देगा। उसके बाद स्टेडी स्टेट और नो हीट जनरेशन का अगर केस डिस्कस करें तो आपके पास ये आ जाता है इस केस में। ठीक है जी। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। यह सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आपके पास सिलेंड्रिकल एलिमेंट हो तो उसकी आपने डेरिवेशन किस तरह से करनी है हीट कंडक्शन। नेक्स्ट चलते हैं सफेयर की तरफ। तो सफेयर में आपके पास अगेन एक, आप ये समझ लें कि एक रिंग है, लेकिन ये रिंग नहीं होगा। ये आपके पास अगर हम बॉल को काटें तो बॉल के अंदर क्या होता है कि एक इनसाइड आपके पास रेडियस आ रहा होता है और एक आउटसाइड रेडियस आ रहा होता है। तो इनसाइड रेडियस अगेन आर है, आउटसाइड रेडियस आपके पास डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर है। और इसकी थिकनेस कितनी होगी इस सफेयर की एलिमेंट की, ये आपका थिकनेस होगी आपके पास, यहाँ इसको आप जो वॉल्यूम एलिमेंट आपके पास आ रहा है इसकी थिकनेस आपके पास डेल्टा आर होगी। जनरेशन का अगर सोर्स इसमें एडेड है तो वो आ जाएगा। क्यू आर आपके पास स्टार्ट के ऊपर है, क्यू आर प्लस डेल्टा आर, क्यू डैश डॉट यानी क्यू डॉट आर प्लस डेल्टा आर आपके पास एग्जैक्ट के ऊपर है। तो ये स्फेयर का केस है। स्फेयर के केस में वेरिएबल कंडक्टिविटी के केस में आपके पास ये फार्मूला बन जाता है। कांस्टेंट कंडक्टिविटी का केस को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। स्टेडी स्टेट की आप इक्वेशन लिखना चाहें तो ये बन जाता है। एक चीज सिर्फ नोट कीजिएगा कि वहां पे आपके पास जो फर्स्ट वाला था जिसमें आपके पास अगर मैं आपको लेके चलूँ इस वाले केस में, तो यहाँ पे आर कोई नहीं आता था के साथ क्रैमिंग के लिए, यानी रट्टा लगाने के लिए। सिंपल ये चीज समझ लें कि जब आपके रिक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो के अकेला आएगा। जब आपके पास के ना तो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना ही बाहर कुछ चीज डिवाइड हो रही है, के अकेला है। लेकिन जब आप बात करेंगे रेडियल कंपोनेंट्स की या फिर सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स की तो आपके पास आर अंदर मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई हो रहा होगा और आर ही यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है जी। वो कैसे होता है, वो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना वो आपको समझ लग जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है, जब आप स्फेयर की बात करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर आपके पास दो आ जाएंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्यों होता है, कोई आंसर करेंगे इसका? आर स्क्वायर क्यों हो रहा है, एक आर क्यों नहीं रह रहा है स्क्वायर के केस में, आर स्क्वायर क्यों हो रहा है? हाँ जी, सर वो स्क्वायर में इंटरनल आपके एंड पास, एक्सटर्नल इनकी वजह से। नहीं एक्सटर्नल और इंटरनल तो जैसे बॉल है ना आपके पास, तो बॉल के अगर आप बात करें तो एक्सटर्नल यस और सर। इंटरनल रेडियस दो होंगे ना। अगर आप टेनिस बॉल को कट करते हैं तो टेनिस बॉल के आपके पास क्या होता है, एक इंटरनल रेडियस होता है, एक उसकी थिकनेस है और उसके बाद उसका एक्सटर्नल रेडियस आता है। ठीक है जी। यस सर। ये असल में ये है कि आपके पास जब आप स्फेयर की बात करते हैं तो स्फेयर में आपके पास दो तरफ यही रेडियल डायमेंशन चल रही होती है, आपके पास दो तरफ ये रेडियल डायमेंशन चल रही होती है। या आप सिंपल ये समझ लें कि आप दरमियान में रह के अगर अप्रोच कर रहे हैं तो आपके पास स्क्वायर इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि वो, अब जो सिलेंडर होता है उसमें तो एक रिंग आ रहा होता है, इसमें रिंग नहीं होता बल्कि इसमें आपके पास हमेशा क्या आ रहा होता है, एक स्फेयर का एक पोर्शन आ रहा होता है, ऑलो स्फेयर का एक पोर्शन आ रहा होता है। ठीक है जी, तो ये इसलिए होता है। उसका फर्दर अगर एलेबोरेशन चाहिए होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ये सिलेंड्रिकल सिस्टम, सॉरी, जो कोऑर्डिनेट्स आपके डिफाइन कर रहे होते हैं ना, जितने मिनिमम कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए होते हैं उससे रिलेटेड है कि यहाँ पे आपको मिनिमम दो रेडियल कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, इसलिए आपके पास ये आर स्क्वायर क्रिएट हो रहा था स्क्वायर के केस में। हीट कंडक्शन इक्वेशन, तो हमने हीट कंडक्शन इक्वेशन पढ़ी, इसकी हमने पढ़ी हीट कंडक्शन इक्वेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर आप फर्दर उसको कैटेगराइज करें तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसके बाद सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और उसके तीन केसेस पढ़े हमने, हर एक में तीन तीन केसेस पढ़े। द फर्स्ट वन वुड बी द स्टेडी स्टेट, द सेकंड वन इज ट्रांजिएंट विद नो हीट जनरेशन, एंड द थर्ड वन इज बेसिकली स्टेडी स्टेट एंड नो हीट जनरेशन। ठीक है जी, यहाँ तक। कंबाइंड वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन की अगर बात करें तो कंबाइंड वन डायमेंशनल मैंने आपको बताया कि आपके पास वेरिएबल क्या चीज़ आ रही है, सिर्फ वेरिएशन किस चीज़ की आ रही है, आर की वेरिएशन आ रही है। अगर आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं तो आर की वैल्यू यहाँ पे वन, आर की पावर वन थी और यहाँ पे भी आर की पावर वन थी, तो आप इसको सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं। ये जो लिखी हुई है सिंप्लीफाइड फॉर्म वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन की, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। बाकी ये पैरामीटर भी सेम रहता है तीनों केसेस में, ये भी सेम रहता है, सिर्फ चेंज आती है इस पैरामीटर में, तो उस पैरामीटर को आप सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं। जैसे अगर आप प्लेन वॉल की या आप बात करें किसकी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो n की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करते हैं तो समथिंग रेज टू पावर जीरो दैट इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे क्या बच जाता है, r आपका खत्म हो जाता है, k सिर्फ बच जाता है। तो करली अगर करली आपके पास r अगर आ रहा है, उस केस में आपके पास r नहीं होगा बल्कि आप उसको x से रिप्लेस कर देंगे। कब, जब आपके पास कौन सा केस होगा, आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स वाला केस होगा। बाकी आपके पास सिंप्लीफाई आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल के केस में आप n की वैल्यू अगर वन पुट कर दें तो वन ओवर आर और यहाँ पे भी आर आ जाएगा। सफेरिकल में अगर आप कर दें वन ओवर आर स्क्वायर, n की वैल्यू टू पुट कर दें तो वन ओवर आर स्क्वायर और यहाँ पे अंदर भी आर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये जनरलाइज फॉर्म। Next is the general heat conduction equation. In the last section, we consider one-dimensional heat conduction and assume heat conduction in another direction to be negligible. हमने क्या किया अभी, सिर्फ पहले जिस तरह से x डायरेक्शन में फाइंड आउट किया, इसी तरह से सिलेंड्रिकल के केस में हमने r डायरेक्शन में फाइंड आउट किया और स्फेरिकल के केस में आपने r स्क्वायर या r की ही टर्म्स में आपने उसको भी इवैल्यूएट किया। पहले वाला जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हमने y और z वाली दोनों को इग्नोर कर दिया। अब क्या करेंगे, मोस्ट these transfer problems encountered in practice can be approximated as being one-dimensional, and we can mostly deal with such problem in this text. However, this is not always the case, and sometimes we need to consider that heat transfer in other directions as well. तो आपको दूसरी डायरेक्शन में भी हीट ट्रांसफर को
बाजू का स्टडी करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली केसेस आपको वन डायमेंशनल के ही मिलेंगे। टू डायमेंशनल के रेक्टेंगुलर के कुछ केसेस होंगे, बाकी उसको कॉम्प्लेक्स इतना नहीं किया जाएगा। इन सच केसेस हिज कंडक्शन इज सेड टू बी मल्टी डायमेंशनल जिसकी एक से ज्यादा डायमेंशन है। And in this section, we develop the governing differential equations in such system in rectangular, cylindrical and spherical coordinate system. तो इसकी डेवलपमेंट आ गई आपके पास किस केस में, जब मल्टी डायमेंशन। ये आ गया आपके पास एक क्यूब, और इस क्यूब के एक्स एक्सेस जो है वो इस तरफ को है, वाई एक्सेस आपका इस तरफ को है, यहाँ पे ये शो भी किया गया है, एक्स एक्सेस इस तरफ को, वाई आपका पॉजिटिव बैक साइड पे है, जेड आपका अपवर्ड पॉजिटिव। तो क्यू एक्स आपका एक्स की डायरेक्शन में होगा, और क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इस डायरेक्शन में होगा। वाई की अगर बात करें तो फ्रंट जो आपका एंड है उस पर क्यू डॉट वाई होगा, और बैक एंड पे आपके पास क्या होगा, क्यू डॉट वाई प्लस डेल्टा वाई, क्योंकि आपके पास इस वाली डायमेंशन, ये आपके पास डायमेंशन कितनी है, डेल्टा वाई। और अगर आप इसकी हाइट की बात करें तो डेल्टा जेड आपके पास हाइट है, तो जो नीचे वाला आपके पास फेस होगा उसके ऊपर आपके पास क्यू की वैल्यू आएगी क्यू डॉट जेड, और ऊपर वाला जो अपवर्ड फेस होगा उसके ऊपर आपके पास वैल्यू आएगी जेड प्लस डेल्टा जेड। तो ये 3 डायमेंशन होंगे। ठीक है जी, यहाँ तक अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो वो आप पूछ लें। ठीक है जी, अगर इसकी समझ लगी है तो समझे बाकी सारा कुछ हो गया। कैसे हो गया, बात करते हैं रेट ऑफ हीट कंडक्शन एट एक्स वाई और जी, तीनों डायरेक्शन में। रेट ऑफ हीट कंडक्शन एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई और जेड प्लस डेल्टा जेड में, यानी तीनों पैरामीटर्स को आपने वेरिएबल ले लिया, तीनों डायमेंशंस को वेरिएबल ले लिया, तो आपके पास नेट इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होता था, तो माइनस वाली टर्म्स आपने इकट्ठी करके ये साइड पर लिख दी। यहाँ पे आ गया क्यू एक्स प्लस क्यू वाई प्लस क्यू जी, और माइनस वाली टर्म्स आ गई आपकी यहाँ पे, ये तीनों की शिफ्ट होगी यहाँ। बाकी ये जनरेशन वाला भी वैसा रहा, और एलिमेंट की एनर्जी का जो डिफरेंस आ रहा है वो भी वैसे ही रहा। फर्दर अगर आप इसको कन्वर्ट करें एलिमेंट की एनर्जी को, तो यहाँ पे एम सी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, रो वी के साथ, और इस केस में वॉल्यूम आपका क्या आएगा, इस क्यूब का वॉल्यूम होगा डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड विद डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड विद डेल्टा जेड, तीनों डायमेंशन आपकी मल्टीप्लाई होंगी, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जी आपके पास वॉल्यूम देगा इस केस में। ये आपके पास वॉल्यूम का आ गया, तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। सेम इसी तरह से ये वॉल्यूम यहाँ पे भी आ गया। अब आपने जब डिवाइड किया तो डेल्टा इस वाली सारी टर्म्स को आपने, यानी लेफ्ट साइड वाली सारी टर्म्स को डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जी तीनों से डिवाइड कर दिया, और राइट साइड पे भी वही से डिवाइड कर दिया। अब वहाँ नेट इक्वेशन जो बनती है वो ये बनती है। इस इक्वेशन में पहले वाला जब आपके पास डेल्टा एक्स आ रहा है उसको आपने अंदर लिख दिया, क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्यू एक्स, फिर यहाँ पे माइनस लिखा। ये माइनस क्यों आ रहा है, ये माइनस इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे क्यू एक्स हमारे पास पॉजिटिव था, हमने इसको इनिशियल फेज में ले गए, यानी हमने डेल्टा एक्स में से इनिशियल मतलब माइनस की, फाइनल में से इनिशियल माइनस की, तो ये माइनस इसलिए आपके साथ यहाँ पे आ रहा है। तो अगेन यहाँ वाई वाले को आपने लिख दिया, यहाँ जेड वाले को लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना होता है, हमने लेना होता है डेरिवेटिव। हमने लिया डेरिवेटिव, तो आपके पास डेरिवेटिव जो बनते हैं वो ये बनते हैं। इसमें से आपने एक चीज को रिप्लेस किया है, वो रिप्लेसमेंट आपकी क्या है, वो रिप्लेसमेंट आपकी है डेल्टा वाई और डेल्टा जी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया अलोंग एक्स एक्सेस आएगा। इस चीज को सिर्फ समझ लीजिएगा, ये चीज आपको अगर समझ लग गई है तो ये बाकी की इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे। AX is basically incident area along x axis and AY is your incident area along y axis. AZ is your incident area along z axis. तो ये तीन एरियाज हैं। इंसिडेंट एरिया क्या होता है, वो एरिया जो हीट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, जहाँ पे आपकी हीट की डायरेक्शन चल रही है, जिस तरफ को हीट की डायरेक्शन का एरो है उसके बिल्कुल जो परपेंडिकुलर एरिया आता है वो आपका क्या कहलाता है, इंसिडेंट एरिया कहलाता है। तो अगर ए एक्स की बात करें तो उसमें इंसिडेंट एरिया आपके पास क्या बन रहा है, ये वाला एरिया बन रहा है, ये डायमेंशन आ रही है, या इस तरफ अगर बात कर लें ये डायमेंशन आ रही है और ये डायमेंशन आ रही है, यानी डेल्टा वाई आ रहा है और डेल्टा जेड आ रहा है। तो डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड विद डेल्टा जेड दैट इज बेसिकली इक्वल टू ए एक्स, दैट इज इंसिडेंट एरिया अलोंग एक्स एक्सेस। और इंसिडेंट एरिया अलोंग वाई एक्सेस क्या होगा हमारे पास,
इंसिडेंट एरिया अलॉन्ग वाई एक्सिस में दो डायमेंशन आएंगी, डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड। इसी तरह से इंसिडेंट एरिया अलॉन्ग जेड एक्सिस आपके पास क्या आएगा, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड विद डेल्टा वाई। तो ये आपके पास आ गया इंसिडेंट एरियाज। नथिंग दैट द हीट ट्रांसफर एरियाज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द हीट कंडक्शन इन एक्स वाई एंड जी डायरेक्शंस आर ax is basically equal to delta y over delta z, और over कह रहा हूँ delta y multiplied with delta z, and ay is basically equal to delta x multiplied with delta z. Az is basically equal to delta x delta y respectively, and taking the limits that as delta x delta y delta z and delta t equal to 0 leads to this। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएंगे करली की टर्म्स में, करली ओवर करली एक्स इंटू के इंटू करली टी ओवर करली एक्स, इस तरह से करली ओवर करली वाई, करली अंदर के आ जाएगा करली टी ओवर करली वाई। ये आपके पास क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई आपके पास थ्री डायमेंशनल हीट ट्रांसफर की इक्वेशन, थ्री डायमेंशनल हीट ट्रांसफर की इक्वेशन। इसमें आपके पास ये सारा प्रोसेस करके बताया हुआ है कि किस तरह से बना, डेरिवेटिव किस तरह से बना, वो आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है जी। ए मतलब कैंसल आउट क्या चीज हुई, कैंसल आउट आपकी ये चीज हुई कि ये जो अंदर आपके पास के ए आता है, ए एक्स यहाँ पे आएगा, ए एक्स ही यहाँ पे आएगा, इन दोनों को बाहर निकाल कर हमने कैंसल आउट कर दिया, इसलिए आपके पास यहाँ पे सिर्फ के आ रहा है, एरिया आपके पास मल्टीप्लाई नहीं आ रहा। इसकी अगर नहीं समझ लगी तो दोबारा पूछ लें। इसकी अगर नहीं समझ लगी तो दोबारा पूछ लेंगे। सर सिर्फ यहाँ से इसमें रिपीट, एक कॉन्सेप्ट सर है, ये वो है रिपीट कर दें यहाँ से ना, जी, लिमिट से, लिमिट वाला। कहाँ से, सर ये लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस लिमिट टू वाला। जीरो। हाँ यस सर। लिमिट में इसको दोबारा कर देता हूँ, उससे पहले आप ये देखें कि एक्स वाला जो कंपोनेंट है इसके साथ आपके पास आ रहा है डेल्टा वाई और डेल्टा जी। ठीक है जी। वाई वाला जो कंपोनेंट है वहां पे डेल्टा जेड और डेल्टा एक्स आ रहा है, जब आपने इसको रीअरेंज किया सिर्फ, यानी आपने वॉल्यूम से डिवाइड किया तो आपके पास ये पैरामीटर बच रहे हैं। अब चलते हैं आगे। इंसिडेंट एरिया इज बेसिकली इक्वल टू ए एक्स, एक्स के लॉन्ग जो आपका एरिया होता है उसमें दो डायमेंशन आ रही होती है, डेल्टा वाई और डेल्टा जी। तो जब आप के इसको कन्वर्ट करेंगे इस हीट रेट को, या ये जो एक्स एक्सिस के आपके पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग हीट का ट्रांसफर हो रहा है जिस रेट के साथ, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, के ए सबस्क्रिप्ट में एक्स डी टी, के ए के ए डी टी अवर, आपके पास क्या आ जाता है, के ए डी टी अवर डी एक्स। ठीक है जी। ए इसमें क्या है, ए इसमें ए एक्स है, ए एक्स से मुराद ये है कि आपका इंसिडेंट एरिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। इंसिडेंट एरिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस में आपके पास दो डायमेंशन आ रही हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है इस तरफ को जो आ रहा है, इसमें एक ये डायमेंशन आ रही है इंसिडेंट एरिया की और एक ये आ रही है, ये डायमेंशन आपकी डेल्टा वाई है और ये डायमेंशन आपकी डेल्टा जी है जो अपवर्ड जा रही है। तो डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा जी इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, योर इंसिडेंट एरिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दैट इज ए एक्स। ये है आपका ए एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जी। तो एक ये बाहर था डेल्टा वाई और डेल्टा जी ये वाला, और एक अंदर जो आपके पास बना है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे। कैसे कट आउट होंगे, इसको आप बाहर ले आएंगे, ये डायमेंशन आपकी सेम रह रही हैं, ये वेरिएबल नहीं है, तो ये आपके पास बाहर आके डिवाइड हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, तो आपके पास अंदर जो बचता है वो सिर्फ के बचता है। तो करली ओवर करली एक्स इंटू के डेल्टा टी ओवर करली करली टी कर ली एक्स, इस तरह से कर ली टी ओवर कर ली वाई, कर ली टी ओवर कर ली सी आ जाएगा के साथ। इसको आपने यहाँ पे पुट किया तो माइनस पहले ही था, एक माइनस इसका आ गया, दो माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस का ये साइन, इसलिए ये भी प्लस का बन गया, ये भी और ये भी। एक माइनस आपका यहाँ से चलता आ रहा है जब आपने रीअरेंज किया है, और एक माइनस आपका है ये जो आप फोरियर लॉ की इक्वेशन जब आप लिखते हैं क्यू की, तो उसके साथ जो आ रहा है वो लिख दिया आपने। ठीक है जी, क्लियर है जी, ये पॉइंट यस सर। 49 रोल नंबर आपने मुझे। यस सर। यस सर। ठीक ठीक है है, सर। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अगर आपके पास केस कौन सा हो, अगर आपके पास कांस्टेंट के हो तो कांस्टेंट के को आप तीनों में से, अच्छा
अच्छा, इसको डिस्कस करते हैं बाद में, आप किसी क्लास वालों का मैसेज आया है उसको डिस्कस करते हैं बाद में। अच्छा जी, अगर आपके पास के कांस्टेंट हो तो के को आप इसमें से भी बाहर निकाल सकते हैं, इसमें से भी और इसमें से, यानी कॉमन ले सकते हैं आप। कॉमन लेके आपने डिवाइड किया तो स्मॉल ई जनरेशन डिवाइडेड बाय के आ गया और यहाँ पे 1 ओवर अल्फा आ गया। इसको आप कहते हैं फोरियर बायोट इक्वेशन। फोरियर बायोट इक्वेशन। आज अटेंडेंस जो है वो मैं कॉल करूंगा जी, आप लोगों को अभी लिखने की जरूरत नहीं है, लेक्चर के एंड पे मैं खुद कॉल करूंगा अटेंडेंस। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, फोरियर बायोट इक्वेशन। और अल्फा बेसिकली क्या है, अल्फा आपके पास है थर्मल डिफ्यूजिविटी, जिसको हमने डिस्कस किया था इससे पिछले लेक्चर में। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई 3 डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन, जिसमें एक्स एक्सेस भी है, वाई भी है और जी भी है। सेम इज द केस फॉर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में राइट साइड आपके पास 0 आ जाती है। कॉल्ड द पॉइसन इक्वेशन। एंड ट्रांजिएंट नो हीट जनरेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन इक्वेशन। इसमें आपके पास क्या होता है, जनरेशन आपके पास नहीं होती, सारी की सारी डिफ्यूजन के थ्रू आपके पास जो है वो हीट ट्रांसफर हो रही होती है। थर्ड जो है लैप्लास इक्वेशन, इसको कहते हैं करली स्क्वायर टी ओवर करली एक्स स्क्वायर। जब आप 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो इस केस में आपके पास क्या होता है, जो पहली स्टेडी स्टेट का केस है उस इक्वेशन को जो वो बनती है उसको आप कहते हैं पॉइसन इक्वेशन। सेकंड को आप कहते हैं डिफ्यूजन इक्वेशन एंड द थर्ड वन इज बेसिकली योर लैप्लास इक्वेशन। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पर। थर्ड कब बनती है, स्टेडी स्टेट और नो हीट जनरेशन, तो आपके पास थर्ड इक्वेशन बनती है, जिसमें आपके पास सिर्फ डायमेंशनल पैरामीटर्स की चाहिए। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपने इसको नेक्स्ट मंडे को जो है वो सबमिट करना है। और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी इसमें तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा। इसमें सिर्फ ये होता है कि मैं आपको जनरल एक बता देता हूँ, 3 पैरामीटर होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक होता है आपके पास ये आर जो वेरिएबल है ये, एक होती है आपके पास हाइट, ये जो जेड वेरिएबल है वो ये, और एक आपके पास क्या होता है एंगल होता है जो आपको लोकेशन बताता है कि आपका पॉइंट लोकेटेड कहाँ पे है। तो एंगल आपका किस किस डायमेंशन में मूव कर रहा होता है, एंगल आपका मूव कर रहा होता है जी एक्स और वाई प्लेन में, और जेड प्लेन में आपके पास हाइट आ रही होती है, हाइट का वेरिएबल होता है। ठीक है जी, तो ये आपका जेड एक्सिस आ गया। एक्स और वाई के अलोंग आपका क्या है, एक्स और वाई के अलोंग आपका है जी आपके पास थीटा आ रहा होता है, थीटा की वेरिएशन या फाई की वेरिएशन, एंगल की वेरिएशन आ रही होती है। तो ये डेल्टा फाई जो है, यानी यहाँ तक फाई है तो यहाँ तक क्या हो गया, डेल्टा फाई हो गया। ये क्यूब एक ज्यूम किया है लेकिन ये सिलेंड्रिकल क्यूब है, और यहाँ पे जो डायमेंशन है यहाँ तक आर है और यहाँ पे क्या हो गया डी आर हो गया। यहाँ पे जेड है और यहाँ पे ऊपर क्या चला गया, डी जेड चला गया। तो जेड प्लस डी जेड यहाँ पे होगा, इस वाले फेस पे होगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और इसमें जो कंफ्यूजन होगी उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।